हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 के एक्सरसाइज 11.1। तो देखिए एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू। देखिए कार पार्किंग चार्जेस दे रखे हैं रेलवे स्टेशन के पास। कार पार्किंग चार्जेस हैं जो कितने लगते हैं 4 आवर्स के ₹60, 8 आवर्स में कितने लगते हैं ₹100, 12 आवर्स में 140, 24 आवर्स में 180। ठीक है, बोल रहा है चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शंस टू द पार्किंग टाइम। क्या बोल रहा है कि हमें ये चेक करना है जो ये पार्किंग चार्जेस है ना, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में लग रहे हैं। तो उसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कैसा रिलेशन होता है कि अगर x और y है, समझो अगर ये x और ये y है, ठीक है, तो इनमें क्या होगा, इनका जो रेशियो होगा हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी कि सब में जो रेशियो रहेगा कांस्टेंट रहेगा। देखिए 4/60 कितना आया, 4 1 जा 4, 4 15 जा 15, 4 जा 60। ठीक है, अब इसमें देखो दूसरे बारे में 8 और 100। अगर ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट उसमें पे पार्किंग चार्जेस लग रहे हैं, तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए कट करके 1/15। लेकिन क्या आ रहा है देखो, 4 2 जा 8, 50, 2 1 जा 2, 25। यहाँ क्या आ गया 125। अब यहाँ करते हैं अगर 12, 140। वैसे तो आगे करने की जरूरत नहीं है, अगर सेम होगा तो सभी में ही होगा, है ना, तो यहाँ आगे करने की जरूरत नहीं है। चलो ये लिख दिया तो कर लेते हैं। 6 73 35, यहाँ कितना आया 3/35। तो यानी कि जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं है ना, मतलब x अपॉन में जो y है कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हम आंसर आ जाएगा नो। क्या आ जाएगा आंसर, नो, कि इसमें जो पार्किंग चार्जेस है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में नहीं लगा। ठीक है, चलिए ये तो क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part ऑफ रेड पिगमेंट्स with 8 parts of base. In the following table, find the parts of base that need to be added. देखिए हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्या बोल रहा है, हमें पेंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसमें क्या करना है, बाय मिक्सिंग 1 part ऑफ रेड पिगमेंट। 1 part तो डालना है रेड पिगमेंट का। जैसे कि समझो एग्जाम्पल के आपके घर में, ठीक है, व्हाइट वॉश हो रही है। ठीक है, तो व्हाइट वॉश वाले क्या करते हैं, एक तो जो व्हाइट पेंट होता है ना, व्हाइट पेंट होता है वो वाले, मतलब बड़े सी बाल्टी में आता है ना, और जो हमें जैसे कलर्स करवाने होते हैं जिस कलर का, तो उसकी थोड़ा, जैसे अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमें इस वॉल में रेड कलर चाहिए, तो उस व्हाइट को ही, व्हाइट का जो पार्ट होता है ना, बेस, जो व्हाइट पार्ट होता है, व्हाइट पेंट होता है, वो होता है हमारा बेस, और हमें जो कलर उसमें बनाना है वो उसमें हम डाल देते हैं। तो वो बोल रहा है कि जो बेस पार्ट है ना, जो बेस यानी कि जो व्हाइट पेंट है, उसका 8 पार्ट लगेगा। ठीक है, यानी कि समझो 8 बूंदे उसकी लगेंगी। ठीक है, 8 बूंद किसकी लगेगी, व्हाइट वाले की, यानी कि जो बेस है, और 1 किसकी लगेगी, रेड पिगमेंट की। अगर रेड कलर बनाना होगा उन्हें, तो 1 बूंद किसकी, 1 ड्रॉप किसकी लगेगी, रेड की लगेगी, और 8 बूंद की ड्रॉप किसकी लगेगी, व्हाइट वाले की, यानी कि जो हमारा बेस है। ठीक है, टेबल बनी हुई है, तो 1, अगर 1 ड्रॉप है हमारी रेड पिगमेंट की, तो बेस होगा हमारी 8 ड्रॉप, समझो इस तरीके से। अगर हमारे 4 ड्रॉप हम अगर रेड पिगमेंट के डालते हैं, तो फिर कितना पार्ट बेस लगेगा,
और अगर 7 डालते हैं तो कितना लगेगा। तो देखिए हमें इतना पता है कि अगर हमारे पिगमेंट बढ़ेंगे, रेड पिगमेंट बढ़ेंगे तो हमारा बेस भी इंक्रीज होगा, यानी कि ये किसका क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस का। तो देखो हमें पता है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में क्या होता है, अगर ये इसे हम x मान लें और इसे हम y मान लें, ठीक है, तो इन दोनों के रेशियो में जो है x और y के रेशियो में कैसा रिलेशन होता है, कांस्टेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो लिख लेंगे बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। समझो ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3, ये x4, ये x5, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, y3, y4, y5। अब टेबल को कंप्लीट कर लो। देखो बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन से तो हमें पता चला इनके रेशियो क्या है, कांस्टेंट है ना, रिलेशन आता है। तो x1 y1 इक्वल किसके होगा, x2 y2 के, होगा नहीं होगा, है ना। तो x1 कितना है, x1 कितना है 1 और y1 कितना है 8, ठीक है। x1 कितना है 1 और y1 कितना है 8, x2 कितना है 4, फिर y2 हमें निकालना है, y2 निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी y2 और ये 4 मल्टीप्लाई 8, यानी कि y2 आ गया हमारा 32, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा टेबल में 32, ठीक है। अब बताइए, अब ये 1/8 किसके इक्वल हो गए, इस वाले के, तो 7y3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर y3, 8 7 जा 56, ये कितना आ गया 56। अब आगे देखिए, आगे देखो प्रोपोर्शंस का है, तो x1 1/8, फिर से 1/8 अब किसके इक्वल, ये 12y4, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई y4, 12 8 जा कितना हो जाएगा, 12 8 जा 96, यानी कि y4 कितना आ गया हमारा 96। अब बताइए ये 1/8 यानी x1 अपॉन में y1, x5 अपॉन में y5 यानी कि 20 अपॉन में y5, क्रॉस मल्टीप्लाई y5 किसके इक्वल 20 मल्टीप्लाई 8, कितना आ गया y5 160, तो ये आ जाएगा हमारा 160। ओके, तो इस तरीके से हमारी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, in question 2 above, if one part of a red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base? देखिए इससे पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना, उसमें था ना, हम क्या करके आए थे क्वेश्चन नंबर 2 में, जैसे 1 पार्ट है रेड पिगमेंट का, 1 पार्ट है रेड पिगमेंट का और 8 पार्ट है बेस का, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें बोला गया है 1 पार्ट रेड पिगमेंट कि अगर हम जैसे पेंट बना रहे हैं तो उसमें जो रेड पिगमेंट का 1 पार्ट लगेगा और उसमें कितना 75 ml बेस यूज होगा, ठीक है। तो हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। अगर देखो वो बोल रहा है कि अगर 75 ml में 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है, ठीक है, तो हमें बताना है 1800 ml में बेस में कितने, हाउ मच रेड पिगमेंट हमें यूज करना है, ठीक है। तो हमें यानी कि रेड पिगमेंट की क्वांटिटी निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम एज्यूम करेंगे लेट रेड पिगमेंट for 1800 ml ऑफ बेस, कितना, कुछ भी एज्यूम कर लो, एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है, तो हमने एक्स एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब बताइए, देखिए क्या बोला है, देखिए
ये जो क्वेश्चन है आप टेबल बना के करोगे ना तो आपको इजीली समझ आएंगे। देखो एक टेबल बना लो। अब इसमें देखिए, एक आपको रेड पिगमेंट, ठीक है, रेड पिगमेंट और क्या है, बेस, ठीक है, रेड पिगमेंट और बेस। अगर आप 1 पार्ट रेड पिगमेंट का डालते हो तो कितना ml बेस यूज हो रहा है आपका, 75 ml। तो वो पूछ रहा क्या है कि अगर 1800 का ml का बेस है तो यहाँ पे यानी कि रेड पिगमेंट कितना है, जो हमने एज्यूम किया है, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, रेड पिगमेंट निकालना है। तो ये क्वेश्चन किसका है, हमारे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, ठीक है। ये किसका है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। क्योंकि देखो जब आपका बेस, जब आपका क्या है, बेस कम है, ठीक है, बेस हम कम मिला रहे हैं तो रेड पिगमेंट भी हमारा कम ही जा रहा है, ठीक है। और अगर हम बेस इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा रेड पिगमेंट भी इंक्रीज होगा ना, होगा नहीं होगा ना। तो फिर इसमें क्या करेंगे हम, दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, कि क्या रिलेशन है इनका, जो रेशियो होता है, इनका क्या होता है, जो रेशियो होता है वो आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि सेम रहता है। तो यानी कि 1/75 किसके इक्वल होगा, x अपॉन में 1800, है ना, क्योंकि कांस्टेंट है इनका रेशियो। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1800 x मल्टीप्लाई 75, 1875 नीचे आया और फिर x कट कर दीजिए। देखिए किस पे कट होगा ये, अगर हम 15 के टेबल में इसे कट करते हैं तो देखो 15 5 जा 75, यहाँ देखिए 15 1 जा 15, फिर 15 2 जा 30, ठीक है, फिर 0। अब बताइए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, यानी कि हमारे आगे 24 आंसर आ गया। 75 ml में कितना पार्ट रेड पिगमेंट का है, 1 पार्ट, और 1800 ml में रेड पिगमेंट का कितना पार्ट है, 24 पार्ट। ओके, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fills in 5 hours? देखिए क्या बोल रहा है वो, कि देखिए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री है कोई, उसमें एक मशीन है जो 6 आवर्स में तो 840 बोटल्स को फिल करती है, ठीक है। आपको बताना है कि 5 आवर्स में वो कितनी बोटल्स फिल करेगी। तो देखिए क्वेश्चन को आपको पढ़ते ही पता चल रहा होगा। देखो अगर 6 आवर्स में वो 840 बोटल्स कर रही है तो 5 आवर्स है, यानी कि कम घंटों में तो कम ही बोतल फिल करेगी ना, है ना। ज्यादा आवर्स में ज्यादा बोटल्स, कम आवर्स में कम बोतल, यानी कि अगर घंटे बढ़ा रहे हैं तो हमारा बोटल्स भी बढ़ जाएंगी, और घंटे कम कर देंगे तो हमारी बोटल्स भी कम फिल होंगी, है ना। तो ये किसका क्वेश्चन है, हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम एज्यूम कर लेते हैं क्या, कि लेट बोटल्स fill in 5 hours। हमने एज्यूम कर दिया कि 5 आवर्स में कितनी बोटल्स फिल हो रही हैं, x, ठीक है। अब देखिए एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्या हमें क्या क्या बता रखा है, एक इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है आवर्स की और एक बोटल्स की, ठीक है। एक हमें आवर्स दे रखे हैं और एक बोटल्स दे रखे हैं। तो देखिए 6 आवर्स में तो बता रहा है कितनी बोटल्स फिल कर रहा है, 840,
आपको किसका बताना है? 5 आवर्स में। अभी हमने एज्यूम कितना करा हुआ है कि x बोतल फिल कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है ये क्या है, ये क्या है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। तो क्या करेंगे, बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होगा, क्या होगा, हमारा रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो 6 अपॉन में 840, 5 अपॉन में x। अब देखिए इससे निकल जाएगा हमारी x की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 6x, 5 मल्टीप्लाई 840। अब यहाँ देखिए x 5 मल्टीप्लाई 840, 6 ये डिवाइड में यहाँ, सॉरी 6 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल के उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब कट कर दीजिए, 6 1 जा 6, यहाँ पे देखिए 6 1 जा 6, फिर 2 यहाँ चला गया, 24 बन गया। तो यानी कि 6 4 जा 24, 0। अब बताइए 14 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 70, और ये 0, यानी कि 700 बोटल्स। यानी कि 5 आवर्स में कितनी बोटल्स फिल करेगा वो मशीन, 700। कितनी बोटल्स फिल हो रही है, 700, ठीक है। तो यही है आंसर, ओके। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 times attains a length of 5 centimeter. What is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times only? What would be its enlarged length? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए बैक्टीरिया की फोटोग्राफ है, ठीक है। उसे जब आप इनलार्ज यानी कि जूम करते हो ना 50,000 टाइम्स, 50,000 टाइम्स जब आप उसे जूम कर रहे हो तो जो उसकी लेंथ अटेन हो रही है वो कितनी हो रही है, 5 सेंटीमीटर। कब, जब आप 50,000 टाइम्स करते हो, ठीक है। फिर वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में इतना बता दिया कि 50,000 टाइम्स करते हैं तो कितनी लेंथ हो रही है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। What is the actual length of the bacteria? एक तो हमें बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ बतानी है, मतलब उसे जूम किए बिना जो उसकी लेंथ है ना वो बतानी है, ठीक है। और इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 टाइम्स, और अगर आप उस फोटोग्राफ को 20,000 टाइम्स इनलार्ज करते हो तब उसकी जो लेंथ है कितनी सेंटीमीटर है वो बतानी है, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन से दो आंसर पूछे गए हैं, एक तो एक्चुअल लेंथ क्या है, ठीक है, जूम किए बिना, है ना, एक्चुअल लेंथ तो वही होगी, और एक 20,000 टाइम्स अगर जूम करते हो तो कितने सेंटीमीटर। देखिए तो हम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल निकालें अगर एक्चुअल लेंथ, देखो हमें एक्चुअल लेंथ निकालनी है, तो देखिए लेट कर लेती हूं, लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। एक तो हमने बैक्टीरिया की जो एक्चुअल लेंथ है वो हमने लेट कर लिया है, और एक हम ये लेट कर लेते हैं, लेट द enlarged length when photograph is zoom 20,000 times y, ठीक है। एक्चुअल लेंथ हमने जूम कर दी है x, और 20,000 टाइम्स जब हम उस फोटोग्राफ को जूम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी इनलार्ज लेंथ को हमने जूम कर दिया y, ठीक है। तो अब देखिए एक टेबल बना देते हैं,
जो हमारी इनलार्ज लेंथ है, यानी कि जूम करके है, जब इनलार्ज यानी कि ये टाइम्स में है ना, इतने जूम हमने टाइम्स में जूम किया है, और लेंथ। अब देखो, जब हमने 50,000 टाइम्स किया, ठीक है, तब कितनी हो रही है लेंथ? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालनी है पहले एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ क्या निकालनी है? ये निकालनी है एक्स, जो हमें निकालनी है। ठीक है, तो अगर जब वो एक्चुअल लेंथ है जो, उस टाइम पे वो बिल्कुल भी जूम नहीं है, बिल्कुल भी जूम नहीं है, तो उसे हम क्या कर देंगे? कितने टाइम्स? 1। कितने लिख देंगे? 1। अब देखिए आगे, इन लार्ज टाइम्स कितने? 20 टाइम्स का भी निकाल रहे हैं हमें। ठीक है, और ये हमने इसकी लेंथ कितनी मानी है? y। ये टाइम्स में है, ये सेंटीमीटर में। ओके, अब देखिए, ये किसका क्वेश्चन है? हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। क्यों? देखो, इसीलिए क्योंकि जितने टाइम्स, अगर आपका टाइम्स इंक्रीज होगा, ठीक है, तो आपका लेंथ सेंटीमीटर भी इंक्रीज होगा, और अगर आपका टाइम्स डिक्रीज होगा तो आपका लेंथ सेंटीमीटर भी डिक्रीज होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए हम वही डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज करेंगे, बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। देखो, 50,000 अपॉन में 5, 1 अपॉन में x। ठीक है, तो कितना हो गया? देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई 50,000 साथ में x, और ये कितना होगा? 5। अब x अपॉन में 5, 50,000, 5 1 जा 5, यहाँ कितना आ गया? 10,000। ठीक है, अब इस 10,000 को देखो मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 अपॉन में 10 रेज टू दी पावर 4 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना? ठीक है, अब ये हमारा क्या है? 1 अपॉन में 10 रेज टू दी पावर 4। ये हमारा क्या है? नीचे डिवाइड में है, तो इसे मैं ऊपर ले जाऊंगी तो कैसा बन जाएगा ये x? 10 रेज टू दी पावर -4। यानी कि जो एक्चुअल लेंथ आई है वो x कितनी आ गई है? 10 रेज टू दी पावर -4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आंसर तो आपका ये आ गया। ठीक है, जो हमसे एक्चुअल लेंथ पूछी गई थी। अब हमें बताना है जब हमारा 20,000 टाइम्स अगर हम उसे इनलार्ज करते हैं तब कितने सेंटीमीटर आती है। ठीक है, चलिए y निकालते हैं अब हम। ठीक है, x तो हमने निकाल दिया, x कितना आया? 10 रेज टू दी पावर -4 सेंटीमीटर। ठीक है, y निकालते हैं। देखिए अब क्या होगा हमारा? 50,000 अपॉन में 5, 20,000 अपॉन में y। ठीक है, वही डायरेक्ट प्रोपोर्शन के यूज करके। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 50,000 y और मल्टीप्लाई में क्या? 20,000 मल्टीप्लाई 5 y, 20,000 5 और 50,000। इस 40 से ये 40 कट गई, 5 से 5 कट गया, तो y कितना बचा? ओनली 2। कितना बचा? 2। यानी कि y कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। यानी कि हमसे इसमें दो आंसर पूछे गए थे। एक एक्चुअल लेंथ आई है 10 रेज टू द पावर -4 सेंटीमीटर, और 20,000 टाइम्स अगर जूम करेंगे तब उसकी लेंथ आई है हमारी 2 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये है हमारा
exercise 11.1 का question number 5. Now move into the next question number 6. Question number 6. In a model of a ship, the mast is 9 centimeter high, while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? देखिए, एक तो शिप का मॉडल है, ठीक है, एक शिप का मॉडल बना रखा है, उसमें जो मैस्ट है ना, वो कितना है, 9 सेंटीमीटर हाई है. मैस्ट क्या होता है, जैसे कि ये समझो ये बोट है, तो इस तरीके से स्ट्रेट से खड़े रहते हैं ना, इन्हें कहते हैं हम मैस्ट. तो ये कितना है, 9 सेंटीमीटर है. कितना है, 9 सेंटीमीटर मॉडल में, ठीक है. और एक्चुअल शिप, जो एक्चुअल शिप है ना, उसका जो मैस्ट है कितना सेंटीमीटर हाई है, 12 सेंटीमीटर हाई है. ओके. इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, अगर जो ये शिप है इसकी जो लेंथ है ना, इसकी लेंथ बता दी है, जो एक्चुअल वाला है ना उसकी बता दी है कितनी, 28 मीटर. अगर जो एक्चुअल वाला शिप है ना, उसकी अगर जो लेंथ है 28 मीटर है, तो हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप. तो हमें बतानी है जो मॉडल शिप है ना उसकी कितनी लेंथ होगी. ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम एज्यूम करेंगे क्या कि मॉडल शिप की क्या लेंथ है. ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ मॉडल शिप एक्स. ओके, जो मॉडल शिप है उसकी लेंथ हमने एज्यूम कर दी एक्स. अब देखिए, अब क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है, एक तो हमें मैस्ट दे रखा है, ठीक है, कितना हाई है, और क्या दे रखा है हमें, लेंथ, एक्चुअल शिप की लेंथ. देखिए अब टेबल बना लो. मैस्ट कितना दे रखा है, जो एक्चुअल वाला है उसकी 12 मीटर, ठीक है, और लेंथ कितनी दे रखी है उसकी 28 मीटर. ओके, अब बताइए जो हमारा मॉडल शिप है उसका मैस्ट कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है वो हमने एज्यूम कर लिया कितनी, एक्स. ठीक है, तो अब देखिए ये वाला क्या है, ये हमारी क्या है, एक्चुअल शिप का है ना, ये वाला क्या है हमारा, एक्चुअल शिप का है, और ये वाला मॉडल शिप का है. ठीक है, मॉडल तो छोटा सा ही बनेगा ना, शिप तो बड़ी होगी ना. तो देखिए अगर हमारा मैस्ट, अगर हमारा ये जो है मैस्ट किस में है, ये एक्चुअल वाले की जो मैस्ट है किस में है हमारी, मीटर में. मीटर बड़ा होता है ना, और ये किस में होगा, सेंटीमीटर में. मॉडल किस में है, सेंटीमीटर में. तो देखिए अगर एक्चुअल वाले की जो मैस्ट है, ठीक है, वो 12 मीटर है, तो मॉडल कितना है, 9 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो अगर लेंथ 28 मीटर है, तो मॉडल भी हमारा थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा ना, मॉडल भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा. तो अब देखिए क्या आएगा, तो हम क्या इसमें यूज करेंगे, वही बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन. क्या, 12 अपॉन में 28, 9 अपॉन में एक्स. सॉल्व कीजिए, क्या है, 12x, 28 मल्टीप्लाई 9, एक्स 28 मल्टीप्लाई 9, 12 नीचे आ गया. सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28. तो काट पीट के 7 बचा और 3 बचा, मल्टीप्लाई कर दो, 7 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, 21. तो हमारा क्या है, हमें किसकी, मॉडल शिप की लेंथ निकालनी थी. तो शिप की जो लेंथ है मॉडल शिप की किस में आनी है, सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारे जो मैस्ट का दे रखा है मॉडल शिप का जो मैस्ट दे रखा है वो भी सेंटीमीटर में दे रखा है. तो ये कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर. कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर आंसर. ओके, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था. तो ये था हमारा एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6.
नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7? सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6 क्रिस्टल्स। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 2 kg ऑफ शुगर कितने क्रिस्टल्स कंटेन करती है? 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन में 2 kg शुगर का बता दिया है, इतने क्रिस्टल्स वो कंटेन कर रहा है। हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर एंड 1.2 kg ऑफ शुगर। तो देखो ये क्या बोल रहा है, हमें फर्स्ट पार्ट में बताना है कि 5 kg ऑफ शुगर कितने क्रिस्टल कंटेन कर रहा है, और सेकेंड पार्ट में बताना है हमें कि 1.2 kg ऑफ शुगर कितने क्रिस्टल्स कंटेन कर रहा है। पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, जैसे लेट क्रिस्टल्स कंटेन बाय 5 kg ऑफ शुगर x। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि 5 kg जो शुगर है वो कितने क्रिस्टल्स कंटेन कर रही है? x। ठीक है, अब देखिए हमें शुगर कितने केजी है वो बता रखा है और क्रिस्टल्स बता रखे हैं हमें। ठीक है, तो अब देखिए टेबल बना लेंगे। क्या 2 kg शुगर कितने क्रिस्टल्स कंटेन कर रही है हमारी? 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6। ठीक है, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6। ठीक है, तो बताना है 5 kg कितने करेगी। तो हमने ज्यूम कर रखा है कितने क्रिस्टल से कंटेन करेगी? x। ठीक है, तो देखो जब शुगर का वेट कम है, ठीक है, क्रिस्टल्स भी कम होंगे, और जब शुगर बढ़ेगा तो क्रिस्टल्स भी बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा इसमें प्रोपोर्शन यूज हो रहा है? डायरेक्ट का। तो देखिए बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, ठीक है, यूज कर लेंगे। क्या रेशियो हमारे सेम होंगे? 2 में 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6 इक्वल किसके है? 5 अपॉन में x। अब देखिए 2 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ? ये 9 10 रेज टू द पावर 6, यानी कि कितने जीरो है? 6 जीरो होंगी। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर ये हो गया 5 अपॉन में x। इसे मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ जाएगा? 1 2 वही उतने 6 जीरो 9 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अपॉन में इक्वल के साइड 5 अपॉन में x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे? देखो 2x और 5 मल्टीप्लाई 9 1 2 3 4 5 6। x इस साइड रह जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। 5 6। ठीक है, 2 1 जा 2, 45 2 जा 90 होता है ना, और 45 2 जा तो 90 हो गया, और अभी कितनी जीरो रहेगी? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? देखो 5 5 जा 25 और 2 5 4 जा 20 और 22 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमसे जो क्रिस्टल्स बोले गए हैं वो क्या बोले गए हैं? हमारे एक्सपोनेंट में बोले गए हैं। 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6 है ना 2 kg में, तो 5 kg में, इसे भी हमें एक्सपोनेंट में लिखना है। तो देखिए हम कैसे नंबर्स को एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे बनाते थे? समझो पॉइंट यहाँ पे है ना, पॉइंट यहाँ पे है, तो फिर पॉइंट को हमें कहाँ खिसकाना है? इधर लेके आना है। तो कितने डिजिट खिसका रहे हैं हम? 1 2 3 4 5 6 7। अभी एक्सपोनेंट वाला चैप्टर करके आए हो ना,
तो कितने डिजिट खिसका रहे हैं 7, तो लिख देंगे 2.25 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 7 क्रिस्टल्स। ठीक है, कितने हो जाएंगे हमारे 2.25 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 7 क्रिस्टल्स, कितने में 5 kg ऑफ शुगर में। ओके, तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं हम इसका सेकंड पार्ट, जो क्या है 1.2 kg ऑफ शुगर। तो देखिए करते हैं अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें कितने 1.2 kg शुगर में बताना है क्रिस्टल। तो हमने वही एज्यूम कर दिया कि 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल हैं, x है। ठीक है, तो हमने टेबल बना ली। अब बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, ठीक है, 2 kg शुगर है तो क्रिस्टल कितना है हमारा 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6, और जब 1.2 kg है तब कितना माना हमने x। सॉल्व कीजिए, 2 अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 6 है, यानी कि 9 के साथ 6 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और फिर 1.2 अपॉन में x। अब सॉल्व कीजिए, देखिए ये बन गया हमारा 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है ना, और ये हो गया 1.2 मल्टीप्लाई 9 के साथ कितने जीरो है 6, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हटा दिया हमने, तो नीचे कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा ना, फिर इस जीरो से ये जीरो कट हो गई। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे x अकेला रहने देंगे और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, क्या 12 मल्टीप्लाई 9 के साथ कितने जीरो, एक कट हो गई, तो अब 5 और रह गई, 1 2 3 4 5, और अपॉन में क्या है 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो अब बताइए 9 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 54, और साथ में कितने जीरो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इतने। अब हमें क्रिस्टल्स को कितने क्या करना है, एक्सपोनेंट में लाना है, तो हमें एक्सपोनेंट में लाने के लिए समझो पॉइंट यहाँ पे है, तो पॉइंट को कहाँ ले जाना है, इधर ले जाना है। तो कितने डिजिट खिसका रहे हैं हम 5.4, कितने डिजिट खिसका रहे हैं 1 2 3 4 5 6 खिसका रहे हैं, तो 10 रेज टू द पावर 6। तो यानी कि जो 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल है 5.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6 क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ये था हमारा 7th का सेकंड पार्ट। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना था। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। ओके, चलिए अब मूव करेंगे हम, नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8, रश्मि हैज अ रोड मैप with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. She drives on a road for 72 kilometer. What would be her distance covered in the map? देखिए क्या बोल रहे क्वेश्चन में, रश्मि है उसके पास एक रोड मैप है, ठीक है, जिसमें 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 18 किलोमीटर को। ठीक है, 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है 18 किलोमीटर को। अगर उस रोड मैप में अगर 1 सेंटीमीटर कोई लाइन है, अगर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है कहीं पे, ठीक है, रोड मैप है तो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो वो समझो कितना है 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर के इक्वल है। ठीक है, अब शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर, तो वो जो रोड में ना 72 किलोमीटर ड्राइव कर चुकी है, ठीक है, शी व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, उसने रोड में यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस ना 72 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है, मतलब वो किसी रोड, उसके पास कोई रोड का मैप है, ठीक है, उस रोड में जिस रोड का उसके पास मैप है, जिस रोड का उसके पास मैप है उसमें वो 72 किलोमीटर उसमें उसने ड्राइव कर लिया है। तो बताना है कि उस मैप के अकॉर्डिंग उसने कितना किलोमीटर, मतलब उस मैप के अकॉर्डिंग वो कितने सेंटीमीटर आगे चली गई है। ठीक है, क्यों, वो तो रोड में तो 72 किलोमीटर गई है ना,
लेकिन 18 किलोमीटर तो 1 सेंटीमीटर के इक्वल रिप्रेजेंट हो रहा है रोड पे, है ना। तो यानी कि हमें रोड मैप पे बताना है, रोड मैप के अकॉर्डिंग उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया रोड मैप के अकॉर्डिंग। तो वही लेट कर लेते हैं, लेट डिस्टेंस कवर्ड इन द रोड मैप, रोड मैप में कितना डिस्टेंस कवर किया है वो हमें निकालना है। तो हमने उसे मान लिया क्या, x। अब देखिए आगे, बस इस वाले क्वेश्चंस में मैंने क्या बोला है, आप टेबल बना दीजिए, टेबल के अकॉर्डिंग आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए टेबल में क्या आएगा, एक तो है हमारा एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है, एक तो क्या है हमारा एक्चुअल डिस्टेंस, तो एक है एक्चुअल डिस्टेंस और एक है रोड मैप डिस्टेंस। ठीक है, जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसमें 18 किलोमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रोड मैप में, 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है कि 72 किलोमीटर का जो डिस्टेंस उसने रोड में कवर किया है वो रोड मैप में कितना कर रहा है। तो हमने उसे लेट कर लिया x, ठीक है। तो देखिए किसका होगा ये क्वेश्चन, किस वाले का होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या लगाएंगे, वही रेशियो हमारे इक्वल। तो देखिए 18/1 इक्वल 72/में x। अब बताइए 18x क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना 72, x/में 72, x का साथ में 18 मल्टीप्लाई में इक्वल किस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 18 1 जा 18, 18 1 जा 18, 18 किस में जाएगा, 18 4 जा 72, 18 4 जा 72। तो यानी कि रोड मैप में वो कितने सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है, रोड मैप में कितने, यानी कि रोड मैप के अकॉर्डिंग उसने कितने सेंटीमीटर कवर कर लिया है, 4 सेंटीमीटर। रोड मैप के अकॉर्डिंग उसने कितने सेंटीमीटर कवर कर लिया है, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। फाइंड एट द सेम टाइम, ठीक है, the length of the shadow cast by another pole 10 meter 50 centimeter high. Second, the height of a pole which cast a shadow 5 meter long. देखिए इसमें आपसे, इस क्वेश्चन में आपसे दो आंसर पूछे। क्या, देखो पहले तो क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए कोई पोल है यानी कि खंबा है जो कितना है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, ठीक है, हाई है। और उसकी जो शेडो है, उसकी शेडो जो है वो क्या है, कैसी है, वो कितनी लॉन्ग है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसकी शेडो जो है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फाइंड क्या करना है, ये तो क्वेश्चन में बोल दिया है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड एट द सेम टाइम, हमें फाइंड करना है अगर वही टाइम हो रहा हो, ठीक है, तब द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल। तो एक दूसरा पोल यानी कि दूसरा खंबा है, उसकी जो हाइट है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। फर्स्ट तो पहले हमें उसकी शेडो करनी है फाइंड, ठीक है।
तो यानी कि पहले हम फर्स्ट वाला निकालते हैं जिसमें हम लेट करेंगे सॉल्यूशन। पहले क्या फाइंड करना है, द लेंथ ऑफ द शेडो। हमें क्या फाइंड करना है, शेडो की लेंथ फाइंड करनी है। किस वाले शेडो की लेंथ फाइंड करनी है, जिस पोल की हाइट कितनी है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। तो देखो लेट, फर्स्ट वाला निकाल रहे हैं पहले, लेट द लेंथ ऑफ शेडो x, ठीक है। शेडो की लेंथ कितनी मान ली हमने, x। अब आगे देखिए, वही टेबल बना लेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन क्या है, इजी सॉल्व हो जाएगा। देखो टेबल बनाई हमने, ठीक है, जिसमें एक तो हमें क्या दे रखा है, पोल की हाइट दे रखी है, और हमें शेडो की, ठीक है, शेडो की। देखो पोल जब हमारा कितना है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। देखिए इसे पहले हम देखिए 2 यूनिट यूज हो रही है, मीटर भी सेंटीमीटर भी, हम एक ही यूनिट में से कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो 1 मीटर बराबर कितना होता है हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो मैं 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को कैसे लिख सकती हूँ, देखो 5 मीटर को मैं 1 मीटर में हमें पता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 मीटर में कितना होगा 500 होगा, क्योंकि 5 को मैं 100 से कर दूंगी, उसमें प्लस क्या कर दूंगी 60। तो क्या आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 500 और 60 कितना आ गया 560 सेंटीमीटर। यानी कि जो पोल की हाइट जब 560 सेंटीमीटर है तब शेडो कितना है। अब शेडो का निकाल लो ऐसे ही, 3 मीटर, 3 मीटर का मतलब कितने सेंटीमीटर हो गया 300, है ना, क्योंकि 1 मीटर में मैंने बताया अभी 100 सेंटीमीटर है। तो 3 मीटर में यानी कि कितने हमारे 300 सेंटीमीटर हो गए। 300 में हम 20 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगा 320। जब 560 है पोल तो कितनी है शेडो 320। और पूछा क्या गया है फर्स्ट पार्ट में, अगर पोल कितना हो जाता है, पोल कितना हो जाता है 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर। 10 मीटर का मतलब कितना हो गया, 10 को 100 से करो 1000 में 50 ऐड कर दो 1050, ठीक है। अगर पोल कितना हो जाता है 1050 हो जाता है तो हमें शेडो की लेंथ फाइंड करनी है जो हमने लिखी हुई है x, ठीक है, तो फाइंड हो जाएगी। अब देखो जब किसका है ये क्वेश्चन भी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, है ना, क्योंकि अगर हाइट बढ़ेगी तो शेडो भी बढ़ेगी, ठीक है, और अगर हाइट कम होगी तो शेडो भी कम होगी, है ना। तो फिर ये किसका है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, तो लिख देंगे बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन रेशियो हमारे क्या हो गए कांस्टेंट, यानी कि इक्वल 560 अपॉन में 320 1050 अपॉन में x, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 560 मल्टीप्लाई x, यहाँ पे 1050 मल्टीप्लाई 320, ठीक है। फिर ये x यहाँ रह जाएगा। अगर हमारा 1050 मल्टीप्लाई 320 नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 560, तो इक्वल के साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए कट कर दीजिए, किसी टेबल में किस में जा रहा है ये, देखो किसी में डायरेक्ट जा रहा है क्या, देखो अगर मैं ये 0 से ये 0 कट हो गई। अब बताओ 56 5 जा 56 5 जा क्या होगा, कटेगा क्या 56 5 जा 6 5 जा नहीं कटेगा, 30 25 28 ये तो 320 है, नहीं कटेगा। तो देखो किस पे कट जाएगा, किस में कटेगा ये, पहले 2 में ही काट लेते हैं इसे, या 4 के टेबल में भी कट जाएगा। देखो 4 1 जा 4
मतलब 14 4 जा 56 और 80 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा। अब देखो, हाँ 14, अब देखो अब किस में जाएगा, 2 7 जा 14, यहाँ पे किस में गया, 2 40 जा 80। अब देखो यहाँ कट जाएगा, 7 1 जा 7, यहाँ पे देखो 7 1 जा 7, 3 बचा, यहाँ 35 बन गया, 7 5 जा 35, है ना। अब यहाँ बचा 15, यहाँ बचा 40, मल्टीप्लाई कर लो 15 को 40 से, 15 को 4 से करा तो आया 60, ठीक है, 15 को 4 से किया तो आया 60 और साथ में ये 0 है, तो कितना आ गया, यानी कि 600 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 600, एक्स कितना आ गया, 600 सेंटीमीटर। देखो अगर हमें ये इसका आंसर सेंटीमीटर में ही लेना है तब तो ये लिख देंगे 600 सेंटीमीटर, और अगर हमें इसका आंसर मीटर में लेना है तो क्या बन जाएगा, ये 6 मीटर। शेडो कितनी होगी, 6 मीटर। अगर आंसर आपको सेंटीमीटर में लिखना है तो 600 सेंटीमीटर, और मीटर में लिखना है तो 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर, ठीक है। अगर आपकी पोल की हाइट कितनी 1050 सेंटीमीटर है तो शेडो की हाइट कितनी हो जाएगी, 600 सेंटीमीटर, ठीक है। आप देख लेना, अगर आंसर सेंटीमीटर में है तो 600 सेंटीमीटर, और मीटर में है तो 6 मीटर, दोनों ही लिख लोगे आप। अगर 6 ये भी लिखोगे तो भी ठीक है, ये भी लिखोगे तो भी ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट का देखते हैं अब। द हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग। अब हमें शेडो की लेंथ दे दी है, ठीक है, शेडो की लेंथ दे दी है, हमें पोल की लेंथ बतानी है अब, ठीक है, पोल की हाइट बतानी है। तो चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं अब हम। सेकंड पार्ट देखिए, अब सेकंड पार्ट में भी सेम वैसे ही, अब हमें शेडो की हाइट पता है, ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, पोल की हाइट निकालनी है, तो उसे लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट द पोल हाइट कितनी, एक्स, ठीक है, पोल हाइट हमने अब क्या मान ली, एक्स। सेम वैसे ही अब टेबल बनाई हमने, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं पोल हाइट और नीचे शेडो हाइट, ठीक है। अब बताइए पोल की हाइट कितना बताया था, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, किसके 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 500 और 60 560, यानी कि पोल की हाइट जब 560 तो शेडो की कितनी है 3 मीटर, यानी कि 300 में 20 ऐड कर दो, यानी कि 320, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, पोल की हाइट निकालनी है। सेकंड पार्ट में शेडो की हाइट दे रखी है कितनी, 5 मीटर, 5 मीटर यानी कि 500 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालना क्या है, हमें पोल की हाइट निकालनी है। पोल की हाइट निकालनी है तो जो हमने वहां क्या लेट कर लिया, एक्स है, ठीक है। तो इसमें भी वही कौन सा प्रोपोर्शन, डायरेक्ट, तो फिर लिख देंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो क्या रेशियो हमारे क्या हो गए, कांस्टेंट, यानी कि इक्वल हो जाएंगे। 560 अपॉन में 320 इक्वल एक्स 500, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो देखो 560 मल्टीप्लाई 500 इक्वल के साइड एक्स मल्टीप्लाई 320। अब देखिए कट कर लीजिए, देखो 560 मल्टीप्लाई 500, एक्स यहाँ रह गया, देखो 320 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब कट कर लीजिए, देखिए किसी टेबल में जा रहा है तो इस 0 से ये 0 कट हो गई। अब बताओ ये जाएगा, देखो 8 4 जा, मतलब 4 के टेबल में देखते हैं, देखो 4 8 जा 32, और ये 14, और साथ में 14 4 जा 56 होता है ना, साथ में ये 0 भी है। अब देखिए अब जाएगा क्या,
अब ये 2 के टेबल में देखती हूँ मैं, अभी भी ये 4 के टेबल में भी चला जाएगा। अच्छा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और ये 2 बच रहा है तो 2 इसमें गए तो 20 बन गया, तो 4 5 जा 20, ये बन गया 35। अब बताओ ये 2 1 जा 2 और ये कट गया 25 में, रह कितना गया 35 और 25, और 35 और 25 को मल्टीप्लाई कर लो, वही है आंसर 35 25। 5 5 जा 25, 15 16 17, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 और 7, 5 7 8, यानी कि कितना आ गया 875 सेंटीमीटर। 875 तो कितना आया, 875 क्या आया, सेंटीमीटर आया। ठीक है, अगर आपको ऐसे भी लिखोगे तो भी ठीक है, या आप इसे मीटर में कर दीजिए। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, ये आ गया आंसर। आप ये लिखोगे तो भी ठीक है और ये भी लिखोगे तो भी ठीक है। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9, जिसका आंसर आया 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, यानी कि पोल की हाइट क्या होगी सेकेंड पार्ट में, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, a loaded truck travels 14 km in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? क्या बोल रहा है, देखिए एक ट्रक है, ठीक है, वो 14 किलोमीटर कवर करता है, ट्रेवल करता है 25 मिनट्स में। ठीक है, 25 मिनट्स में वो 14 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है। अगर स्पीड सेम रहती है, ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो 5 आवर्स में कितने किलोमीटर ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो देखिए इसे भी हम किससे कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैसे, देखिए लेट कर लेते हैं, लेट ट्रक ट्रेवल इन 5 आवर्स। 5 आवर्स में कितना ट्रेवल कर रहा है, इन 5 आवर्स एक्स। ठीक है, टेबल बना लेते हैं जैसे हम बनाते हैं। देखो एक जगह क्या लिख देंगे, डिस्टेंस, और एक जगह लिख देंगे हम टाइम। ठीक है, डिस्टेंस 14 किलोमीटर कितने टाइम में करता है, 14 किलोमीटर 25 मिनट। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि कितना 5 आवर्स में कितना ट्रेवल करता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो देखिए ये हमने क्या माना है, क्या लेट में करा है, एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, क्या आप यहाँ पे 5 आवर्स लिखोगे, नहीं, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, मिनट्स में दे रखा है, जो दे रखा है मेंशन करा है वो मिनट्स में दे रखा है। तो जो हमें निकालना है 5 आवर्स, इसे भी हम पहले क्या करेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए देखिए 1 आवर्स में कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, है ना। तो 5 आवर्स में कितने हो जाएंगे, 5 आवर्स में 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आ जाएंगे हमारे 300 मिनट। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारा 300। ठीक है, अब देखिए वही बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन वही लगेगा, क्योंकि देखो टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, है ना, उतना ट्रेवल ज्यादा करेगा, टाइम कम होगा तो उतना ट्रेवल कम करेगा। तो उसी का क्वेश्चन है ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारा रेशियो कांस्टेंट यानी कि इक्वल हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 14 मल्टीप्लाई 300 और ये x मल्टीप्लाई 25। अब देखो इसे इरेज कर देते हैं, देखो 14 मल्टीप्लाई 300 और यहाँ रह जाएगा x, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है 25, यहाँ पे कर देंगे इक्वल के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए
25 के टेबल में 300 जा सकता है क्या? देखो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और यहाँ 5 6 जा 30 और ये 0। अब 5 1 जा 5, 12 5 जा 60। 14 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो। 14 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या है, मल्टीप्लाई कर लो 14 12, यानी कि 4 2 जा 8, 2 4 1, 8 6 1, यानी कितना आ गया 168, कितना 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, यानी कि 5 आवर्स में, 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस, कितना ट्रेवल कर लेगा वो ट्रक, 168 किलोमीटर जो हमें निकालना था। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आ गए हैं। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।